शो ऑफ, ये वर्ड सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक लड़का जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में 1.5 लाख का लेटेस्ट आईफोन है और मस्त किसी कॉफी शॉप के बाहर बैठ के सेल्फी ले रहा है। ताज्जुब की बात है कि वो वहां सिर्फ कॉफी पीने के इरादे से नहीं, बल्कि ये दिखाने गया था कि मैं ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो कैफे से बाहर निकलता है, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। ये उसकी आने वाली अगली EMI का मैसेज है। उसके महीने की आधे से ज्यादा कमाई सिर्फ उस फोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स चुकाने में चली जाती है, जो उसने सिर्फ एक फेक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए खरीदे थे। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ उस लड़के की कहानी है, क्योंकि आपकी सैलरी और इनकम तो उससे कहीं ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली गुड़गांव की महंगी सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं, उनकी इनकम भले ही 5 से 7 लाख हो, लेकिन वो फेक परसेप्शन यहाँ भी दबा के चलता है। एक नॉर्मल से दिखने वाले फ्लैट जिसकी कीमत मात्र 5 करोड़ है, उसके लिए ये लोग हर महीने अपनी कमाई का 4 लाख तो सिर्फ होम लोन की EMI में दे देते हैं, वो भी आने वाले 30 सालों के लिए। साथ में जब हर किसी के पास महंगी प्रीमियम गाड़ियां और बच्चे टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको भी यहाँ 1 से 2 लाख तो सिर्फ इसलिए खर्च करने पड़ेंगे कि आप भी उन जैसे दिख सको। फिर चाहे शादी का माहौल हो या मंदिर या मस्जिद, दिखावा हर जगह चलता है। जहाँ पहले लोग 10 कमाते थे तो 7 जोड़ते और 3 खर्च करते थे, वहीं आज 10 कमाते हैं, 5 EMI और 5 पार्टी और दिखावे में उड़ा देते हैं। जहाँ पहले दहेज में एक गाड़ी को लेना या देना ही शान माना जाता था, वहीं समाज में कुछ खास वर्ग ने दूसरी गाड़ी लड़के के बाप के नाम पे देना शुरू कर दिया। जिसकी वजह क्या हो सकती है, तो वीडियो के एंड तक आप खुद इसका जवाब दोगे। अब जाहिर है आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसमें शो ऑफ क्या है, नया फोन लेना, अच्छी सोसाइटी में रहना या अपनी शादी पर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें गलत क्या है? तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आपका परसेप्शन बदल जाए। वेलकम टू द बिजनेस ऑफ लुकिंग रिच। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बड़ा सच है। आपकी वो 20 लाख रुपए वाली गाड़ी आपको केवल तब तक ही खुश रख रही है जब तक आपका पड़ोसी उससे महंगी गाड़ी लाकर आपके बराबर में ना खड़ी करते। जैसे ही उनकी 40 लाख की लग्जरी SUV पार्किंग में आती है, आपकी 20 लाख वाली गाड़ी अचानक आपको छोटी, पुरानी और एक फेलियर जैसी लगने लगती है। जबकि ना तो उस गाड़ी के फीचर्स कम हुए, ना ही कंफर्ट कम हुआ, तो सिर्फ वो फेक स्टेटस जो आपके दिमाग में बना हुआ था। और इसी सोशल कंपैरिजन का फायदा उठाकर आज एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। उन्हें पता है कि मिडिल क्लास को रियल वेल्थ से ज्यादा सोशल वैलिडेशन चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, उन्हें बस मतलब इस बात से है कि आप उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कितने पागल हैं, वो भी उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें असल में आप पसंद भी नहीं करते। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आखिर हमारा दिमाग स्टेटस के पीछे इतना पागल क्यों है? तो इसका जवाब आज से हजारों साल पहले जब इंसान छोटी छोटी ट्राइब्स में रहता था, तब स्टेटस सिर्फ ईगो का नहीं, सर्वाइवल का सवाल हुआ करता था। ट्राइब्स में जितना ज्यादा रुतबा मतलब उतने ज्यादा रिसोर्सेज, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी और उतने ही ज्यादा मौके। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं है। एक मोर भी अपने रंग बिरंगे पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं फैलाता, वो उन्हें दिखाता है ताकि वो दूसरों से ज्यादा अट्रैक्टिव और स्पेशल नजर आए। तो स्टेटस दिखाने की ये प्रवृत्ति नेचर में पहले से मौजूद है। बस फर्क इतना है कि पहले पंख दिखाए जाते थे और आज लाइफस्टाइल। और शायद इसीलिए जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, स्टेटस दिखाने के तरीके भी बढ़ते गए। चलिए अब इस बीमारी के सबसे बड़े तमाशे की तरफ चलते हैं, जहां खुशियां मनाना तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो दूसरों को जलाना है। अगर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो हमारी ट्रेडिशन में एक सिंपल सी रस्म हुआ करती थी। दूल्हे की एक साधारण सी गाड़ी को पहले फूलों से सजाया जाता, जिसमें बैठकर वो दुल्हन को लेने जाता था। लेकिन जैसे जैसे स्टेटस दिखाने की रेस बढ़ती गई, वैसे वैसे शादियां भी बदलती गई। सिर्फ एक रात के लिए प्रीमियम लग्जरी कार्स 50-50 हजार देकर रेंट पर लाई जाने लगी। और वजह वो ही पुरानी दिल की तसल्ली कि लोग देखें और तारीफ करें। लेकिन जब ये किराए की लग्जरी गाड़ियां भी आम होने लगी, तो किसी ने दूल्हे के लिए हेलीकॉप्टर ही बुक कर दिया। और ये दिखावा सिर्फ इसलिए होता है ताकि अपने एरिया में आप अलग दिख सकें। और आज जब हेलीकॉप्टर और लग्जरी कार्स दोनों पुरानी हो चुकी है, तो इस शो ऑफ ने एक और नया रूप ले लिया, द फेक VVIP कॉन्वॉय कल्चर। आजकल सिर्फ दूल्हे की ही गाड़ी नहीं सस्ती, बल्कि दूल्हे के साथ साथ उसके दोस्त की 5 से 8 महंगी महंगी गाड़ियों को भी एक जैसा सजवा दिया जाता है। ये गाड़ियां दूल्हे के आगे पीछे फिर कुछ ऐसे चलती है मानो कोई बहुत ही बड़ा नेता जा रहा हो, सिर्फ इसलिए कि जब ये काफिला सड़क से गुजरे तो आते जाते लोग मुड़ मुड़ कर देखें और आप बाकी दुनिया से यूनिक और स्पेशल लग सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज शादी सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं रही, वो धीरे धीरे एक पूरा कंटेंट पैकेज बन चुकी है। हल्दी, मेहंदी, प्री वेडिंग शूट, एंट्री वीडियोस,
ड्रोन शॉट्स, सिनेमैटिक रील्स, यहाँ तक कि थीम के अकॉर्डिंग सबके कपड़ों का कलर कोड भी फिक्स होता है। और हर साल इस पैकेज में कुछ नया जुड़ता जा रहा है। प्री वेडिंग शूट्स के लिए स्टूडियोज बुक होते हैं, फेक स्नो, स्मोक मशीन्स, आर्टिफिशियल सेटअप्स, ताकि फाइनल वीडियो देखकर ऐसा लगे जैसे सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा था। और शायद यहाँ सवाल कभी खर्चे का था ही नहीं, सवाल आखिर में नियत का था। क्या ये सब हमारी खुशी के लिए हो रहा है, या फिर दोस्तों की नजरों में अपने आप को खास दिखाने के लिए, या फिर उन्हें जलाने के लिए किया जा रहा है? सोचिए, जो पैसा उस नए जोड़े के फ्यूचर के लिए था, उनकी किसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के काम आ सकता था, वो पैसा महज एक रात के तमाशे में फूंक दिया जाता है। और ये ट्रेंड अब सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं है, बर्थडे पर केक काटना तक इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अब तसल्ली तब तक नहीं मिलती जब तक नाम के हर एक लेटर का अलग अलग केक ना काट लें। और अगर बात यही खत्म होती तो भी ठीक था, क्योंकि जो केक कभी चाकू से काटे जाते थे आज तलवार या फिर आईफोन से काटे जा रहे हैं। मतलब क्या सच में इससे हमें खुशी मिल रही है, या फिर ये दिखाना है कि देखो हमने कुछ अलग किया? और अब जो आप देखेंगे वो दिमाग हिला देगा आपका। ये दिखावे की परंपरा अब हमारी आत्मा से लेके हमारे धर्म और हमारे मंदिरों तक घुस चुकी है। आपने कभी नोटिस किया है, जब लोग मंदिर जाते हैं, बहुत से लोग दान पात्र में पैसे ऐसे डालते हैं जैसे वो लोगों को ये जताना चाहते हैं कि देख मैंने 500 का नोट दान किया है। यहाँ तक कि वो उस 500 के नोट को देकर भगवान से भी ये उम्मीद करते हैं कि मैंने 500 दिए हैं, मुझे बदले में कम से कम 50,000 तो चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला, चाहे फिर आप हो या मैं। मतलब उस दान से अपनी नकली आस्था भी पूरी कर ली और अपना फायदा भी। जहाँ कोई इंसान किसी भूखे को खाना खिला रहा है या किसी गरीब को थोड़े से पैसे देकर उसकी मदद कर रहा है, जरा उस सीन को ध्यान से देखिए। वहाँ उस भूखे पेट को रोटी बाद में मिलती है, पहले कैमरे का एंगल सेट किया जाता है। गरीब को खाना देते वक्त उस दानवीर का हाथ और लेने वाले का चेहरा दोनों फ्रेम में एकदम क्लियर आने चाहिए। और हद तो तब हो जाती है जब लोग सड़क पर बैठे बंदरों को केले खिलाते हैं, तो उसकी भी 15 सेकंड की स्लो मोशन रील बनाते हैं और पीछे कोई इमोशनल या धार्मिक गाना लगाकर अपलोड कर देते हैं। वाह भाई, क्या दान है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सच में किसी के लिए हमदर्दी है? क्योंकि यहाँ सवाल कैमरे का नहीं है, सवाल नियत का है। क्या मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सच में किसी को जरूरत है, या इसलिए क्योंकि हमें लोगों को दिखाने की जरूरत है? देखो, जब हमारी नेकी और हमारा दान भी इंटरनेट पर लाइक्स बटोरने का जरिया बन जाए तो समझ लीजिए कि हम पुण्य कम कमा रहे हैं और उस पुण्य का डिजिटल सर्टिफिकेट ज्यादा बांट रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे वर्च्यू सिग्नलिंग कहते हैं, यानी दुनिया को ये दिखाना कि मैं कितना भला, कितना धार्मिक और कितना अमीर इंसान। जबकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि सबसे बड़ा दान वो होता है जो गुप्त हो, यानी अगर दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ तक को पता ना चले। लेकिन आज का ये शो ऑफ कल्चर बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है। आज अगर लोग मंदिर में एक सीलिंग फैन भी दान करते हैं तो उसके पंखों पर परमानेंट मार्कर से अपने पूरे खानदान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं। मंदिर की दीवारों पर उनके नाम की सोने की प्लेट लगी होती है, ताकि जैसे ही कोई भक्त वहां भगवान के सामने सर झुकाए तो उसकी नजर सबसे पहले आपके नाम पर पड़े। अब आप ही बताओ, क्या कोई और वजह हो सकती है ये करने की? क्या उस सोने की प्लेट लगने से मंदिर की दीवार मजबूत होती है, या मंदिर में बैठे भगवान की शान बढ़ती है? ये कोई भक्ति नहीं है, ये भगवान के घर में की जाने वाली पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग है, ताकि लोग ये जान पाए कि बंदा कितना महान है। और कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों पर पुलिस, विधायक या अपनी जाति तक का नाम लिखवा देते हैं। अब आप ही बताओ, क्या ये सच में जरूरी था, या इसके बिना उनकी शख्सियत बदल जाएगी? और केवल इतना ही नहीं, सबसे डरावनी और भयानक स्टेज तो तब शुरू होती है जहां इंसान पैसे और नाम के बाद अपने शरीर और अपनी जान को ही दिखावे की इस भेड़ चाल में दांव पर लगा देता है। देखो, जिम का असली मकसद क्या था? सेहत बनाना, स्ट्रेंथ गेन करना और हेल्दी रहना। लेकिन आज के इंस्टाग्राम एरा में जिम का मतलब है एक परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी बना के शो ऑफ करना। मतलब शर्ट उतारकर स्टेटस लगाना और दूसरों को दिखाना कि मेरे पास भी 6 पैक एब्स है। और केवल इस 1 सेकंड के डिजिटल फ्लेक्स के लिए भारत का यूथ एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जिसे हम कहते हैं द केमिकल बॉडी ट्रैप। आज 18 से 22 साल के लड़के लड़कियां डेंजरस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम औरों से अलग दिख सकें। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स और हेल्थ एजेंसीज सालों से चेतावनी दे रही हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सिर्फ मसल नहीं बनाते, ये धीरे धीरे आपके हार्ट, लीवर और हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इवन कई केसेस में इसका अंजाम हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीवर डैमेज हो रहा है, उनकी किडनी फेल हो रही है, इवन उनकी प्रोडक्टिविटी तक लूज हो रही है। जिम के ट्रेनर्स उन्हें जल्दी रिजल्ट दिखाने के नाम पर उनकी नसों में वो केमिकल डाल रहे हैं जो असल में जानवरों के लिए
बनाए गए थे। ये कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ कुछ सेकंड्स की डिजिटल तालियों के लिए किया जाने वाला खतरनाक कॉम्प्रोमाइज है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। आज के इस विजुअल प्रेशर ने मिडिल क्लास के लड़के लड़कियों के दिमाग में एक ऐसी इनसिक्योरिटी डाल दी है कि लोग अब अपना असली चेहरा तक बदलने को तैयार है। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट्स कराना, लिप्स को प्लम्स करवाने के लिए फिलर लगवाना, बोटॉक्स के इंजेक्शंस लेना और स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स तक पर लाखों खर्च करना एकदम नॉर्मलाइज हो गया है, जिसके कई हद तक जिम्मेवार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं। वो कभी पतले दिखने के लिए ओज़ेम्पिक जैसे ड्रग्स यूज करते हैं तो कभी नोज की सर्जरी कराते हैं। असल में हम एक ऐसी भेड़ चाल में है जहां हर कोई सबसे अलग दिखना चाहता है, चाहे फिर अपनी औकात से बाहर ही क्यों ना जाना पड़े। अब जरा उन मिडिल एज वाले लोगों पर आते हैं जो सोचते हैं कि हम ना तो जिम जाते हैं और ना स्टेरॉइड्स लेते हैं, हम तो बहुत समझदार हैं और अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन इन्हीं पेरेंट्स में आजकल एक अलग ही लेवल का कंपटीशन चल रहा है। बच्चे धीरे धीरे एक इंसान कम और एक प्रेस्टीज प्रोडक्ट ज्यादा बन जाते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बने ताकि समाज में उनका नाम और रुतबा बढ़ सके। देखो, प्रॉब्लम इन प्रोफेशंस में नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब माँ बाप अपने अधूरे सपने, मतलब अपनी महत्वाकांक्षा और सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने की भूख का वजन बच्चों के कंधे पर रख देते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदारों के बीच कंपैरिजन में कहीं पीछे ना रह जाएं, जिससे वो बच्चा एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि परिवार का स्टेटस सिंबल बनकर रह जाता है। और इसी स्टेटस कल्चर की वजह से एक पूरी नई इकोनॉमी खड़ी हो गई, जिसे हम कहते हैं द रेंटल लाइफस्टाइल इकोनॉमी। आज इंटरनेट पर सिर्फ गाड़ियां या कपड़े रेंट पर नहीं मिलते, बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स के खाली शॉपिंग बैग्स रेंट पर बिकते हैं। जी हाँ, खाली शॉपिंग बैग्स। आपको सुनकर जरूर मजाक लगेगा, पर लोग आज सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए 500 से 1000 रुपए देकर गुच्ची, लुई विटॉन या एप्पल के खाली डब्बे और बैग्स मंगवाते हैं। उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उन्हें गाड़ी की सीट पर सजाकर फोटो क्लिक करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हमने बहुत महंगी शॉपिंग की है। मतलब साफ है कि इंटरनेट पर अमीर दिखना है। इवन कई लोग तो घूमने भी इसलिए जाते हैं ताकि वो एयरपोर्ट वाली लुक को सोशल मीडिया पे दिखा के ये जता सकें कि मैं ट्रिप पे गया था। फ्लाइट में बैठते ही सीट बेल्ट बाद में लगती है, बोर्डिंग पास की फोटो पहले खींची जाती है जिसमें डेस्टिनेशन का नाम साफ साफ दिखे। अगर मालदीव्स या दुबई जाकर इंस्टाग्राम पर 10 रील्स नहीं डाली तो उन लोगों का घूमना बेकार हो जाता है। क्या ये सच में ट्रेवल ही है या फिर इंटरनेट पर प्रूफ जमा करने की एक लड़ाई है? और इसी फ्लेक्स कल्चर से पैदा होती है हमारी आज की सबसे बड़ी बीमारी, द डिजिटल प्रूफ कल्चर। यानी अगर किसी चीज का इंटरनेट पर सबूत नहीं है तो मानो वो चीज कभी हुई नहीं। जैसे शहर में जब किसी बड़े आर्टिस्ट का कंसर्ट होता है तो बहुत लोग 15 से 20 हजार की टिकट ब्लैक में खरीद कर भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि वो वहां उस आर्टिस्ट को सुनने या म्यूजिक एंजॉय करने नहीं जाते। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि दुनिया को ये दिखा सकें, देखो मैं इस VVIP इवेंट का हिस्सा बना था। उनकी अपनी आंखों के सामने वो बड़ा स्टार खड़ा है, पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस उस 6 इंच की मोबाइल स्क्रीन के अंदर वो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर डालना है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पैसे देकर दूसरों की कंसर्ट वीडियोस को खरीदते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि और लोगों को लगे कि वो भी वहां मौजूद थे। और अगर वो 20,000 खर्चा करने के बाद उनके अकाउंट पर 15 स्टोरीज और 2-3 रील्स ना दिखें तो उन्हें लगने लगता है जैसे कंसर्ट का असली मजा तो यार अधूरा ही रह गया। और बात केवल कंसर्ट तक नहीं है, आजकल ज्यादातर लोग जब एक महंगा आईफोन या सैमसंग का 1.5 लाख का Z Fold खरीदते हैं तो उनकी वो महंगी खरीदारी तब वसूल होती है जब वो उसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम और अपने स्टेटस पर ना डाल दें, सिर्फ इसलिए ताकि सबको चिल्ला चिल्ला के दिखाया जा सके कि देखो तुम्हारा भाई नया फोन ले आया। और हाँ, बाद में ये जरूर चेक करते होंगे कि व्यूज कितने आए। क्या ये कोई लाइफस्टाइल है या फिर वैलिडेशन की एक ऐसी भूख जो आपको अंदर से खोखला और बाहर से उधारी का गुलाम बना रही है, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ये कॉर्पोरेट फिनटेक वाले। बिहेवियरल फाइनेंस में एक बड़ा कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं पेन ऑफ पेमेंट। जब आप अपनी जेब से कैश निकालकर किसी को देते हो तो आपके दिमाग के पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, यानी पैसा जाते वक्त दुख होता है और यही दुख आपको ज्यादा खर्चा करने से रोकता है। अब बड़ी फिनटेक कंपनीज और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने हमारे इसी ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास करने के लिए 2 नए वेपन्स निकाले हैं, नो कॉस्ट EMI और बाय नाउ पे लेटर एप्स। देखो ये कोई सोशल सर्विस नहीं है, बल्कि ये आपके स्पेंडिंग बैरियर्स को तोड़ने का एक दिमागी जाल है। कंपनीज अच्छे से जानती हैं कि अगर वो एक साथ किसी लैपटॉप या फोन पर 1 लाख का प्राइस टैग लगाएंगे तो मिडिल क्लास का आम इंसान डर के पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर उसी बड़े प्राइस टैग को तोड़कर बोला जाए आपको हर महीने सिर्फ 8,000 देने हैं, तो दिमाग को वो खर्चा अचानक बहुत छोटा और सेफ लगने लगता है। इंसान को लगता है कि 8,000 तो मैं अपनी महीने की सैलरी से आराम से मैनेज कर लूंगा।
पर वो ये कैलकुलेशन करना भूल जाता है कि जब ऐसी 3 अलग अलग ईएमआईज अगर चल पड़ी तो सेविंग के नाम पर क्या बचेगा उसके पास? सिर्फ जीरो। और सबसे खतरनाक बात, उसे लगता है कि वो अमीर हो रहा है, जबकि असल में वो फ्यूचर की इनकम को आज खर्च कर रहा है। और शायद इसीलिए इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले कंज्यूमर मार्केट में से एक बन चुका है। आज चाहे कोई 18 साल का टीनेजर हो या 50 साल का आदमी, हर कोई कंजप्शन और शो ऑफ की इस रेस में दौड़ रहा है। लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनकी उन्हें असल में जरूरत कम और सोशल वैलिडेशन ज्यादा चाहिए। ह्यूमन ब्रेन किसी भी नई कंफर्ट या लग्जरी को बहुत जल्दी अपने लिए नॉर्मल बना लेता है, जिसे साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। जो महंगा फोन, ब्रांडेड शूज या लग्जरी लाइफस्टाइल आज आपको एक सपने जैसा लग रहा है, उसे पाने के कुछ ही हफ्तों के बाद आपका एक्साइटमेंट उस चीज के लिए कम होने लगता है। फिर हमारा दिमाग उसी फीलिंग को दोबारा पाने के लिए किसी और बड़ी चीज की तलाश शुरू कर देता है, जिसका नतीजा आप लगातार एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं। आपका खर्चा बढ़ता रहता है, कर्जा बढ़ता रहता है, लेकिन अंदर से मिलने वाली खुशी कुछ ही दिनों में वापस अपने पुराने लेवल पर आ जाती है। लेकिन अगर हम इस पूरे मुद्दे को थोड़ा ऑब्जेक्टिव नजर से देखें तो स्टेटस की चाहत पूरी तरह बुरी भी नहीं है। एम्बिशन, प्रोग्रेस और हार्ड वर्क का एक बड़ा हिस्सा इसी डिजायर से आता है। जब एक गरीब का बच्चा या एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़का रात दिन मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो स्टेटस पाने की इच्छा जरूर होती है और इसी वजह से वो आगे बढ़ता है। तो देखो, असली प्रॉब्लम स्टेटस नहीं है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्टेटस आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जब आप खुद को अपने कैरेक्टर, स्किल्स और वैल्यू से नहीं बल्कि फोन, गाड़ी, ब्रांड और लाइफस्टाइल से नापना शुरू कर देते हो। एक वक्त था जब लोग सक्सेसफुल होने के बाद लग्जरी खरीदते थे, लेकिन आज लग्जरी खरीदकर सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। और यही छोटा सा फर्क इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्रैप है। देखो, मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अच्छी चीजें खरीदना बंद कर दो। अगर आपने मेहनत की है, आपके पास असली वेल्थ है और आप उससे कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो, तो अपनी पसंद की चीजें लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस एक आदत बना लीजिए, हर बड़ी खरीदारी से पहले खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या क्या मैं इसे इसलिए खरीद रहा हूं ताकि दूसरे लोग मुझे सक्सेसफुल समझें? और अब जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, अगर कल सुबह सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद हो जाए और अब इस दुनिया में आपको देखने वाला, जज करने वाला या आपकी फोटो पर रिएक्ट करने वाला कोई ना हो, तो जो फेक लाइफस्टाइल आप आज खरीद रहे हो, क्या आप उन्हें तब भी खरीदोगे? और अगर आपका जवाब नहीं है, तो शायद वो कभी आपकी चॉइस थी ही नहीं।